मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। संभावना है कि लेबनान और इजराइल के बीच एक बड़ी वॉर हो सकती है। भारत सहित दुनिया के कई देशों ने एडवाइजरी तक जारी कर दी है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट संदीप त्रिपाठी जी से और समझेंगे ये पूरी टेंशन के बारे में। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज का सबसे बड़ा सवाल मेरे हिसाब से ये होगा कि इजराइल ने अपने दो दुश्मनों का खात्मा कर दिया है। अब इसके आगे क्या हो सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है पूरे वैश्विक समुदाय के लिए। पिछले 7 अक्टूबर 2023 से जी इजराइल इस बात के लिए कोशिश करता रहा है कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, और वो दिन 7 अक्टूबर का दिन इजराइल के इतिहास के लिए काला दिन इसलिए भी था क्योंकि उससे इजराइल के जो एक नैरेटिव्स था, उसके इंटेलिजेंस को लेकर के, मोसाद को लेकर के, आयरन डोम को लेकर के पूरे रातों रात सवाल उठने लगे। व्हाट अबाउट योर आयरन डोम, व्हाट अबाउट योर मोसाद। मोसाद के बारे में हम जानते हैं, कहा जाता है कि नहीं, वो दुश्मन को टारगेट करके कहीं भी दुश्मन को मार देता है। इन सब सवालों को लेकर के इजराइल अपनी कॉम्पिटेंसी को लेकर के दुनिया से सामने से लड़ता रहा है, और हमास के साथ कंटिन्यूस पिछले 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक उसने हमास से कंटिन्यू लड़ाई लड़ी। और सिर्फ हमास से नहीं लड़ी, बल्कि हमास के साथ हूती, यमन और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ ये पूरा प्रॉक्सी वॉर चलता रहा है, सपोर्टेड बाय ईरान। हुआ क्या कि इस्माइल हानिया जो हमास के चीफ थे, उनको इजराइल आज असैसिनेट कर देता है। और वो जो, और सबसे बड़ी बात ये कि जगह क्या थी, जगह ये थी कि ईरान है। ईरान में जो नए राष्ट्रपति है पेजेश्कियान के शपथ समारोह में इस्माइल हानिया वहाँ पहुँचते हैं और उनको इजराइल लोकेट करता है, फिर मिसाइल के थ्रू मारता कहाँ पर है, आप समझिए कि जहाँ पर राष्ट्रपति का निवास है वहाँ से 60 मीटर 70 मीटर दूर ही वहाँ पर लोकेट करके उनको मारा जाता है। यानी कि ये इस बात का संदेश है दुनिया के लिए जी, और इजराइल के इंटेलिजेंस के लिए कि मोसाद में वही दम है। और कहते तो ये है कि मोसाद और सीआई मिलकर के दोनों ऑपरेशन किया और ऑपरेशन हानिया उनका सक्सेसफुल हुआ। तो एक कह सकते हैं कि एक तो इजराइल की जीत इस मामले में हुई कि इजराइल पर प्रश्न चिन्ह था उसके कॉम्पिटेंसी को लेकर के, उसके इंटेलिजेंस को लेकर के, उसके मिलिट्री कैपेबिलिटी को लेकर के। और जिस तरीके से 9 महीने में, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तो लोगों ने कहा कि रशिया एक सप्ताह में यूक्रेन को ख़त्म कर देगा और यूक्रेन को जीत लेगा। ऐसे ही 7 अक्टूबर को जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो ऐसे इजराइल के बारे में कहा जाना कि हमास क्या है, ये तो गाजा स्ट्रिप में छोटी सी जगह इनका वो है, और ये तुरंत 2 ही 3 दिन में हमास ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो हमास कंटिन्यूस चैलेंज करता रहा है, और आपने देखा कि 38,000 लोगों की जान गई गाजा में। तो ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा, और इजराइल के लिए बहुत बड़ा संकट था कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप अमेरिका के रोल को भी देखो तो अमेरिका ने भी कहा कि देखिए रेस्ट्रेंट रहिए, संयम बरतिए, डायरेक्ट ईरान से मत भिड़िएगा, लेबनान से आप बेरूत पर अटैक मत कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी नहीं चाहता था कि इजराइल ओपन फ्रंट में आए, क्योंकि ओपन फ्रंट में कई देशों के साथ, स्पेशली ईरान के साथ यदि लड़ाई छिड़ गई तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर में चेंज हो सकता है। क्योंकि आज भी देखिए आप कि कतर ने अपना रिएक्शन किया कि ये बहुत बड़ा गलत हुआ और इस्माइल हानिया के साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसका हम जवाब देंगे। दूसरा, चाइना ने इसका वो किया, विरोध किया। चाइना ने भी विरोध किया कि ये गलत हुआ। इट मीन्स कि एक लॉबी है, और आप देखिए कि दुनिया इस समय जिस प्रकार से 2 ध्रुवी गुटों में बढ़ती जा रही है, ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत नहीं है। बहुत ही ये 3rd वर्ल्ड वॉर का एक तरह से सिग्नल है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार से ईरान में अभी एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर हूती और हिजबुल्लाह के चीफ हैं, वहाँ जितने भी एंटी इजराइल फोर्सेस हैं सब मिलकर के वो पूरी तरह से स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और इजराइल पर एक बड़ा ऑपरेशन इजराइल पर रिटेलिएशन का पूरी तैयारी चल रही है। अब जब इजराइल पर रिटेलिएशन होगा तो उधर अमेरिका का जो वहाँ के रक्षा मंत्री, आज उन्होंने कह दिया है कि इजराइल के साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही एस्केलेशन बहुत हाई लेवल पर जाने वाला है, और ये बात इजराइल को मालूम थी कि यदि हानिया ऑपरेशन होगा तो इस लेवल पर जा सकता। इसलिए भारत समेत दुनिया के कई देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हो गए ये समझने के लिए कि ये जो चिंगारी है कहाँ तक आगे जाएगी। बिल्कुल, इसी से जुड़ा सर एक सवाल है। ऐसा देखा जा रहा है कि युद्ध के मुहाने पर है अब इस टाइम इजराइल और लेबनान, आपको क्या लगता है?
देखिए इसकी शुरुआत 27 जुलाई को जब गोलान हाइट्स पर, जो कि इजराइल ऑक्युपाइड रीजन है, और 1967 के पहले ये सीरिया का माना जाता था, लेकिन 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने इसको ऑक्युपाई कर लिया। तो गोलन हाइट्स पर एक शम्स, मस्जिद शम्स एक शहर है, जहाँ पर 12 बच्चों को अटैक करके कौन अटैक करता है? हिजबुल्लाह अटैक करता है, और वहाँ 12 बच्चों की जान ले ली जाती है। तो ये अगेन एक तरह से इजराइल को चैलेंज था कि देखिए हमने आपको 7 अक्टूबर को मारा और फिर से हमने ये घटना कर दिया। और उस समय जो है नेतन्याहू कहाँ होता है? अमेरिका में होते हैं। अमेरिका से तुरंत वापस आते हैं और फिर कसम खाते हैं कि हम इसका बदला लेंगे। पहले तो आप हमास से बदला नहीं ले पा रहे थे, अब आप इनसे क्या बदला लोगे? तो एक तरह से अस्तित्व का संकट था, पहचान की संकट थी, एक छवि का संकट था, एसर्शन का जो नैरेटिव्स का संकट था इजराइल के सामने। और इजराइल को ये ऑपरेशन करना इजराइल के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि यदि वो ना करता तो फिर ये जितने भी फोर्सेस हैं, हुती हो, हिजबुल्लाह हो या हमास हो, ये पूरी तरीके से इनमें एक बढ़त बन चुकी थी कि अब हम इनको इजराइल पर हम जो है एक बढ़त बनाएंगे और जीत अपनी दर्ज करेंगे। और यही हुआ। तब जब अस्तित्व पर संकट आया इजराइल के, तो इजराइल ने क्या किया कि जो हिजबुल्लाह के जो टॉप मिलिट्री कमांडर थे उनको मार गिराया बेरूत पर जा करके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इधर उन्होंने जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं उनको मारा और इधर इस्माइल हानिया को मारा। तो इस तरीके कह सकते हैं कि ये एक से बहुत बड़ा ट्रिगर है आने वाले दिनों में कि इजराइल इज सराउंडेड बाय इट्स एनिमी। और अब इजराइल जिस तरह से घिरा, ये बहुत बड़े इजराइल के पास संकट, क्योंकि अब लेबनान भी शांत नहीं बैठेगा, अब सीरिया भी शांत नहीं बैठेगा। अब मुझे लगता है मिडिल ईस्ट के कंट्री बहुत गल्वनाइज होंगे, एक साथ आएंगे और कुछ न कुछ जरूर इजराइल को इसमें रिटेलिएशन देंगे। बिल्कुल, आपने बात करी हिजबुल्लाह के हमले की। अगर उसकी बात करें जिसमें 12 बच्चों की जान गई है, उस हमले से ऐसा माना जा रहा था कि एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इजराइल ने उस हमले का बदला ले लिया है पूरी तरह से? मुझे लगता है कि इजराइल ने तो दोनों का बदला ले लिया है। इजराइल ने जो 7 अक्टूबर की घटना थी उसका भी बदला ले चुका है, क्योंकि वो टॉप कमांडर था, वो टॉप चीफ थे। इस्माइल हानिया, ही वाज द चीफ ऑफ द हमास, ही वाज प्लानिंग ऑल द स्ट्रेटजी। तो जो व्यक्ति हमास को लीड कर रहा था, और लीड कहाँ से कर रहे थे? कतर में बैठ करके, कभी ईरान में जा करके, तो वो उनको बदला ले लिया। इधर हिजबुल्लाह के जो मिलिट्री कमांडर उसको मारा, उससे बदला ले लिया। तो बदला तो ले लिया, लेकिन सवाल बदला का नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिनको इजराइल ने मारा वो शांत बैठेंगे, इनके भी अस्तित्व का सवाल है। यहाँ पर दोनों के अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग इनका भी अपना एक अस्तित्व है इजराइल से लड़ने का। तो अब ये देखना होगा कि चिंगारी कहाँ तक जाती है। और ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ही भयावह एक संकेत हैं ये वैश्विक समुदाय के लिए, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में चिंगारी युद्ध की छिड़ चुकी है, ये क्या रूप लेंगे तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बिल्कुल, इसी से जुड़ा सवाल है कि आप जैसे आपने बताया कि सारे दुश्मन हैं, तो ईरान के जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है सब इनके दुश्मन है, इजराइल के, हिजबुल्लाह हो गए, हमास हो गए, सब हैं। अब क्या आपको लगता है कि इजराइल जो है पूरी तरीके से घिर चुका है? कंप्लीटली घिर चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, ईरान को इजराइल बहुत परेशान किया। अभी तो ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर में क्रैश होता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। शुरू में ये इजराइल पर ही डाउट हुआ कि इजराइल बोला कि हमारा रोल नहीं है। इसके पहले उनके जो परमाणु बम बनाने वाले थे उन पर उन्होंने अटैक कर दिया। सीरिया पर इनके ईरान के ही व्यक्ति को वहाँ पर मार दिया। तो इजराइल टारगेटेड होकर के ईरान को तबाह करता रहा, परेशान करता रहा। तो ईरान क्या स्थान बैठेगा फिर? ये भी सर एक टारगेट ही है कि जब वो ईरान में आए तब उनको मारा गया है। बिल्कुल, ये भी लोग ऐसा मानना है। एक एक्सपर्ट्स का भी ये भी कहता है कि ये पूरी स्ट्रेटजी हो सकती है कि शपथ समारोह में आएंगे नए राष्ट्रपति, वो उनकी डेथ होगी भी नए राष्ट्रपति बनेंगे, शपथ समारोह में आएंगे। तो क्रोनोलॉजी भी सेट किया जा रहा है। बिल्कुल। कि वो, और क्योंकि पूरी तरह से ये थी, इजराइल खोज रहा था कि आखिर इस्माइल हानिया हैं कहाँ। तो आप जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ये ईरान अपने लिए इसलिए बनाया था क्योंकि ईरान कंटिन्यूअस, ईरान पर थ्रेट था वेस्ट का, पश्चिमी देशों का पूरी तरीके से ईरान पर थ्रेट था। देखिए, जिस पर कोई थ्रेट होगा तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और जो एग्जिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ एग्जिस्टेंस, अब इजराइल को तो अमेरिका सपोर्ट करता रहा है,
ईरान को कौन सपोर्ट करे? वो भी तो मैंने हमेशा कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोरलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित एग्जिस्ट करता है। कौन देश अपने को बचा पाता है, किस माध्यम से बचा पाता है, ये बहुत मैटर करता है। और इसीलिए ईरान लड़ रहा है तो ईरान के अपने राष्ट्रीय हित हैं, ईरान के अपने इक्वेशंस हैं। इजराइल लड़ रहा है तो इजराइल के अपने इक्वेशंस हैं। इसीलिए इस तरह की स्थिति में यूएनओ का जो रोल है बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएनओ एक भी मॉरल ग्राउंड पर चलता है, यूएनओ का कोई रोल बचा नहीं है, यूएनओ का कोई प्रभावशाली रोल नहीं बचा। और ये पूरी तरह से क्योटिक सिचुएशन बदल गई है पूरी तरह से देखा जाए, चारों तरफ अफरा तफरी है। बिल्कुल सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसी और भी जानकारी के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।